समय में जितना धाम जुटले आप सबके कोटि कोटि धन्यवाद नमन। तो आज झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि भारत देश के मानचित्र में अंकित एक खूबसूरत सा क्षेत्र कोडरमा, जगरा पूरा हिंदुस्तान अभ्रक राजधानी, जगरा हमने ढिबरा बोला, अंग्रेजी में मायका बोला, यानी ढिबरा के राजधानी अभ्रक के राजधानी कोडरमा, इसे पूरा हिंदुस्तान के मानचित्र में अपन महत्वपूर्ण स्थान रखा है। आज इस ढिबरा के राजधानी में दूर दराज से सीमावर्ती क्षेत्र से जितना भी साथी चल के आये हा, आज आयु में उम्र में हमर से बड़ा है और सभी के एक संगे जोड़ हाथ कराई है, गोड़ लगा है, आशीर्वाद मांगे जे हमर से बड़ा है, क्योंकि हम भी आयु में बहुत छोटे ही भले आज राज्य सरकार से सवाल जवाब कराइए और जे हमर से छोटे है अपने हमें आशीर्वाद दिए, बढ़िया से लिखिया और आंदोलन के भाग दिया। अपन बात के राखे से पहले बहुत बहुत धन्यवाद कोडरमा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इकाई के, जगह में हल्थीन तो बहुत सारा चंदनदार है, प्रेमदार है, मनोजदार है, सभी बहुत सभी मिलके आज के इस कार्यक्रम के आधारशिला रख ले। हम धन्यवाद देवे इस आवाम के जे आज इस बारिश में भी बूंदा बूंदी बारिश, रिमझिम बारिश के बीच भी अपन तन बदन के भिगाते हुए यहाँ जुटले हथिन बात सुने खातिर। तो समस्त आवाम के जनता जनार्दन के बहुत बहुत आभार कि तोहनी आज यहाँ डट के हमनी के जो हौसला दले इटा शायद ही कोई दे सकल। धन्यवाद। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जगरा मानल जाए, भाषा में दिक्कत न है ना, हल्का सा डिफरेंस है सकल है, क्योंकि हने कोडरमा जिला है, हम भी हने धनबाद जिला से ही हो, हल्का सा डिफरेंस है। बाकी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ यानी मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रेस मीडिया या फिर अन्य जे भी मीडिया के स्रोत सोर्सेस तो हनी क्यों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, झारखंडी जोहार। जैसन की देखे पावे है कि दो चार को हमनी के दादा साहब वर्दीधारी भी आती, अपने हाथ में लाठी बड़ा सुंदर लगा है, लेकिन हमने प्रयास करवाए कि तोहनी केवल लाठी रखा कि क्योंकि झारखंड के आदमी ज्यादातर लाठिये में नौकरी हो, बाकी सब तो यूपी बिहार वाले के कब्जा हो, तो प्रयास करवाए कि तोहनी केवल लाठी तोहनी भले पकड़ा था, लेकिन यदि हमनी के नया सरकार बना है, जुमा के सरकार बना है, तो तोहनी के ना सही तोहनी के बच्चा के अधिकारी कैसे बनते हैं रास्ता खोल देवे। तो आप बहुत ध्यान बोलते कि तो बड़ा बात बोल दे, अरे कुछ बड़ा बात गुजरात में गुजराती भाषा में परीक्षा ले जाए, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में परीक्षा ले जाए, तो झारखंड में झारखंडी भाषा में परीक्षा ले, 9 गो रहे चाहे 10 गो रहे, जिला वाइज परीक्षा ले। अभी एक छोटा सा बात, अभी यदि हमें के कोई क्वेश्चन रहता है कि मंगरी ढेकिया कुटे गया, ढेकिया कुटते कुटते कानी अंगलिया छछाए ले, यदि जेपीएससी में रहता है कि मंगरी ढेकिया कुटे गया, ढेकिया कुटते कुटते कानी अंगलिया छछाए ले, बताओ तमिलनाडु के आदमी समझते तो बस ऐसी परीक्षा व्यवहार तो बड़ा पूछ करी ना कि तोनी किधर के दरोगा कैसे बने, वो लोकल भाषा के माध्यम से। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे 2 साथी हैं, एक का उड़ीसा में और एक का गुजरात में, सारा वैकेंसी हो गया था, दौड़ हो गया था, जो भी होता है आपका पीटी में सारा चीज हो गया था, लेकिन जब इंटरव्यू का बारी आया, जब उनको इंटरव्यू देने का बारी आया तो उनको इंटरव्यू का लेटर बकायदा गुजराती में भेजा गया। अब ना वो गुजराती समझता है, ना अगला उड़िया समझता है, ना जाके इंटरव्यू को फेस करेगा। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट भी जो राज्य सरकार है वो अपनी तरफ से क्लियर है कि हम तो बाहर के आदमी को नहीं रोके परीक्षा देने के लिए। यदि मान के चलिए न्यायालय इस बात में हस्तक्षेप करेगी कि आप 100% रिजल्ट क्यों कर सकते हैं,
तो गवर्नमेंट को स्पष्ट कहा कि हमने तो आपको फॉर्म भरने का मौका दिया, आपने फॉर्म भरा, आपका एग्जाम में लिए, आपको दौड़ाए भी, अब यदि आप मेरी भाषा नहीं समझते हैं तो सर मेरा क्या दोष है। सभी प्रदेशों की लगभग यही कहानी है। अब किसी प्रदेश में चले जाइए, अभी हाल फिलहाल उड़ीसा में एक आपका माइनिंग का पोस्ट आया है, वहां तो स्पष्ट लिखा है क्या उड़िया भाषा 7वां 8वां का होना चाहिए। अरे 9, 10, 12 तो अलग बात है, 7वां 8वां में आपको उड़िया भाषा का नॉलेज होना चाहिए। यानी अगर गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा भी दिमाग रहे, यदि हम इनके जो सरकार हो इतनी जरा सा भी अगर बादाम खाइले हो भूसा के जगह तो बहाली क्लियर फैल सकता है। अब थोड़ा सा धीमा होके परिस्थिति में अपनी बात करे चाहिए। जब भारत देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद भले सन 15 अगस्त 1947, तो 6 साल बाद 1953 में बाकायदा पूरे भारत देश में पहला राज्य किसी राज्य से कट के अलग भले। उस राज्य के नाम हले आंध्र प्रदेश। अब जिस राज्य से कट के अलग भले और नाम हले तमिलनाडु है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद बाकायदा आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु में अपने स्थानीय लोगों के लिए कोई बात कही हो, या फिर तमिलनाडु, क्योंकि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का हिस्सा था, क्या तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश में कोई जोर जबरदस्ती की हो? आपके पास कोई उदाहरण है? आपके पास उदाहरण है? लेकिन हमारे यहाँ बिहार का जोर जबरदस्ती है, इसका हर पेपर उदाहरण है कि नहीं? अरे अगर मैं डरे की बात भाई, अगर मैं डरे की बात लॉजिकली बात कर रहे हैं। जब तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग हुआ और आंध्र प्रदेश के लोगों ने तमिलनाडु में अपना अधिकार नहीं समझा, तमिलनाडु के लोगों ने आंध्र प्रदेश में अपना अधिकार नहीं समझा, तो यूपी बिहार वाले झारखंड में अपना अधिकार क्यों समझेंगे भाई? क्यों समझेंगे? आज जब हमने बात के रखा है तो बहुत सारा मीडिया, बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग इस बात के सवाल कर रहा है, या फिर लोग क्या बतवा है कि नहीं ये नया लड़का लोग बांटने का काम करता है। भैया हम लोग कोई बांटने का काम नहीं करते हैं। बाकायदा यदि इन सरकारी दफ्तरों से, क्योंकि हम पता है हमारे लोग को ढिबरा चुनने के लिए नहीं रखा जाता है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में यूपी बिहार के लोग रहते हैं। तो यदि इन सरकारी दफ्तरों से यूपी बिहार के लोग झांककर हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अच्छा से सुनिए, मैं चाहूंगा। और आप भी याद रखिएगा, बाकायदा झारखंड में 2023 में कोई युद्ध ऐसा आया है जो बाकायदा किसी बात को सामने कहता है। यदि यूपी बिहार के मेरे कोई अधिकारी, क्योंकि आप आयु में हमसे बड़े हैं यानी बड़े भाई, अगर सुन रहे हैं तो मेरी बात बिल्कुल गंभीरता पूर्वक सुनिए, मैं तर्क दे रहा हूं। जब सन 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का एक हिस्सा झारखंड काट कर अलग किया जाता है, बिहार के हिस्से में 93,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और झारखंड के हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, यानी बिहार के हिस्से में 54% और झारखंड के हिस्से में 40% आता है। आप थोड़ा सा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी समाज में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। यदि हम दो भाई का उदाहरण ले, यदि दो भाई का परवरिश तो छोटा से होता है, लेकिन जब उसका विवाह होता है तो बंटवारा होता है कि नहीं होता है? बंटवारा हुआ है ना, कहने ना हुआ कि तब तो कोडरमा वालन बड़ी बेस है, बंटवारा हुआ है। दो भाइयों में बंटवारा होता है, साथ पढ़ता है, साथ खेलता है, साथ लड़ता है, लेकिन शादी ब्याह जब होता है और थोड़ा सा जब माता पिता बूढ़े होने लगते हैं तो उनका बंटवारा होता है। उनको चूल्हा अलग मिलता है, 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है। इधर थोड़ा डायलॉग फेमस है, 12 बीघा, तो 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है। दोनों भाई का हिस्सा में 6-6 बीघा आता है। तो ठीक उसी प्रकार बिहार जो बिग भरम फैलाते हैं, मैं साफ कहता हूं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है। संविधान की दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं, भाषा के दृष्टिकोण से नहीं,
संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है। आज खुले मंच पे हम स्वीकार करते हैं और हम ये मानते हैं जिस प्रकार तो भाइयों में बंटवारा होता है उसी प्रकार बिहार और झारखंड में बंटवारा हो चुका है। बकायदा 2000 में हुआ है, 15 नवंबर को हुआ है। बकायदा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है। जब दो राज्यों का संवैधानिक बंटवारा हो चुका है, जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो बड़ा भाई का ये किसी भी सूरत में कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटा भाई के जर और जोरू पर नजर गड़ाए। एक भी उदाहरण ऐसा है कि दो भाइयों में बंटवारा होने के बाद बड़ा भाई लाख बलशाली है, बड़ा भाई लाख धनवान है, क्या छोटे भाई की जोरू और जमीन पे नजर गड़ाएगा? क्या बड़ा भाई को शोभा देगा? जब बंटवारा हो चुका है, बड़ा भाई को जबकि ज्यादा है, आपके पास 93,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर है। जब बड़ा भाई छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है, छोटा भाई अपनी जोरू ला चुका है, अपनी जमीन में दखल कर चुका है, तो आप कौन होते हैं कि वहां कौन सा फसल लगेगा? यूपी बिहार जो दिग्भ्रम फैलाया जाता है, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहूंगा, हम स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार के लोग हमारे बड़े भाई हैं। 2000 में हमने आपसे अलग होकर अपना हिस्सा लिया है, अभी हिस्सा हमारा है। यहाँ हम गेहूं लगाएं, चावल लगाएं, पुदीना लगाएं या धनिया लगाएं, ये हमारी इच्छा है। ये खिले रहने दें, खिले रहने दें, हम कुछ न लगाएं, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि हमने आपसे बंटवारा ले लिया है। तो इसलिए इस बात का दलील मत दीजिएगा। अगर कोई इस बात का दलील देता है तो बहुत गलत दलील देते हैं। दूसरा बात, मेरे अगर प्यारे बिहार यूपी के साथी भाईगण मेरी बात सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, बंटवारा भी बहुत किस्मों का होता है। अगर भाई समझदार होता है, अगर भाई दयालु होता है तो बंटवारा सहूलियत के साथ होता है, बिना पंचों के होता है, बिना रगड़ के होता है, बिना झगड़ और झगड़ा के होता है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है, यानी हजारों बार पंचायती हुई, हजारों बार मीटिंग हुए, हजारों बार मांग मांगी गई, लेकिन उसके बाद भी 88,000 बलिदान के बाद 88 साल बाद झारखंड बना। 1912 में सबसे पहले मौखिक रूप से झारखंड अलग राज्य की बात कही गई। सन 1912 में सबसे पहली बार मौखिक रूप से मांगा गया था कि हमें झारखंड दीजिए। उसके 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था, आपको तारीख बकायदा याद होगी क्योंकि उस समय नारा भी लगा था, साइमन गो बैक। 1928 यानी 16 साल बाद जब साइमन कमीशन भारत आया था तो हम लोगों ने पहली बार बकायदा लिखकर, 12 में बोलकर और 28 में लिखकर मांगा था कि हमें अलग झारखंड राज्य। झारखंड के बारे में कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए, कभी महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, लेकिन उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है, उनके कानों में हमेशा इस बात को रखा गया है कि हमें अलग झारखंड भी चाहिए। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं यदि आपको कोई भ्रमित करने का प्रयास करेगा उनसे साफ कहिएगा, हम मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा उससे बड़ा भाई है और उड़ीसा बीच वाला भाई है। जब सबका बंटवारा हो गया है, बिहार उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा बंगाल में नहीं, बंगाल बिहार उड़ीसा में नहीं, तो तीनों मिलकर झारखंड को काहे दबा रहा है? हमने देहात में है कि मैंने जमीन और जोरू जोर के नहीं तो को ना और के वही हाल है। आज आप देखिए झारखंड में किसी कार्यालय में जाइए, प्रखंड कार्यालय में जाइए, थाना प्रभारी के कक्ष में जाइए, जिला के किसी कार्यालय में जाइए, हर जगह बाहर के लोग हैं भाई। तो झारखंड क्यों बना था? एक लाइन बताइए, ये झारखंड राज्य क्यों बना था? यदि उनको काबिज होना था, अगर यहाँ पीडीओ सीओ उनको ही बनना था, डीएसपी अगर उनको ही बनना था, तो हमारे पूर्वज के बेवकूफ थे जो जान देने के बाद, बलिदान देने के बाद, संघर्ष करने के बाद, यातनाएं झेलने के बाद अलग झारखंड लिया।
आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ केवल झारखंड ही नहीं, यहाँ की सेंट्रल योजनाओं ने भी इस राज्य को, इस क्षेत्र को लूटने का काम किया। एक कहावत कही जाती है कि हमर पानी हमर पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। कि हमर पानी और हमर पसीना और बिजली जले तो मैडम शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बिजली कहाँ बनता है? झुमरी तिलैया का डैम का पानी से, कोडरमा का धरती में। माता जिंदाबाद। जब बिजली कोडरमा का धरती में बनता है, जब वो पानी हमारा है, जब वो साधन संसाधन हमारा है, तो बताइए कोडरमा में कितना घंटा बिजली चलता है? कम से कम तो 18 घंटा। ये तो वही बात हुआ ना कि रंधनी के भात में, रंधनी के भात में, जो रांधना अपने भात में, कोडरमा में बिजली बनता है और ये बिजली बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है। लेकिन यदि कोडरमा अंधेरे में रहता है तो सवाल राज्य से नहीं, जो हमारे लिए कोडरमा में संसद का प्रतिनिधित्व करती है, बकायदा मैडम से भी सवाल होता है। क्योंकि इस कोडरमा लोकसभा विधानसभा के नेतृत्व करने वाली दोनों नारी शक्ति का प्रतीक है। अतः हम उनकी व्यक्तिगत आलोचनाएं नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन स्पष्ट कहा है, हम लोग बीमार, वृद्ध, विकलांग, बच्चे और महिलाओं का आदर करेंगे, आदर करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल तो सांसद महोदय के नाम से ही है हमारा। सांसद महोदया का नाम है अन्नपूर्णा, यही नाम है। इसे हर नाम का अर्थ होता है, जैसे पवन यानी हवा, नील यानी पानी, उसी तरह हर नाम का अर्थ होता है। यहाँ जितने लोग हैं कोडरमा लोकसभा के भीतर, अन्नपूर्णा का अर्थ क्या होता है? हम लोग पढ़े, अन्नपूर्णा का अर्थ होता है भोजन की देवी से। अन्न यानी आहार, यानी अन्नपूर्ण का संबंध होता है, जो सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी की ईश्वर पे, किसी की अल्लाह पे, किसी के वाहेगुरु पे, तो किसी के पर्वतों पर, किसी की पहाड़ों पर। यानी अन्नपूर्ण का मतलब होता है जो देवी हमें आहार देती है, उसका मतलब होता है अन्नपूर्ण। इस हिसाब से तो नाम तो बड़ा सुंदर था, काम भी बड़ा सुंदर मिला था, उनको लोगों ने दिल्ली भेजा था, लेकिन सुन रहे हैं मैडम को 48 करोड़ का ठेका मिला है चुप रहने के लिए। तो ऐसे में हम उनको माता स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वो हमारी मां समान होंगी, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं उनकी हम आलोचना करेंगे और बाकायदा मैडम से कहेंगे कि पहले अपने नाम का मतलब जानिए मैडम। अन्नपूर्ण का मतलब होता है भोजन देना, भोजन देने वाली देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। आप तो भोजन छीन रहे हैं। जेटीपीएस में लोग धरना में बैठे हैं, कई गांव के लोग जिनका जमीन विस्थापन नहीं हुआ है, जबरन कंपनी अधिग्रहण कर रही है। अरे आप अपने नाम के उल्टा काम कर रहे हैं। आपके नाम का मतलब है भोजन देना, आप कोडरमा का भोजन छीन रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, या तो अपना नाम बदलिए या तो कुर्सी बदलिए। मैं सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपना नाम बदलिए और नहीं तो कुर्सी बदलिए, क्योंकि वो जिस कुर्सी में आप बैठी है उसकी उत्तरदायित्व दिल्ली में होता है। अगर आप दिल्ली में नहीं हमारी बात को रख पाते हैं तो 48 करोड़ हम लोग चंदा उठा के दे देंगे, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उसमें भी सुनने में आया 18 करोड़ का मिट्टी भराई है। 18 लाख ना 18 करोड़, 18 करोड़ यार कितना जीरो है गई है। 18 करोड़ का मिट्टी भराई है, सुने 1 करोड़ में ही काम निपटा दिया है। एक तो नाम अन्नपूर्णा, ऊपर से एक मातृ शक्ति, एक देवी का, यानी उनका रोल होना चाहिए था कि कोडरमा की जनता को भोजन कैसे मिले। उनका कर्तव्य होना था कि कोडरमा के लोग, भूख से बिलबिलाते लोग, छात्र जो आज परेशान हैं, इनको रोजगार कैसे मिले, इसकी दिल्ली में चर्चा करनी थी। इसलिए आज
अभिमान सुन शब्द चल रहा है। यदि वास्तव में आपके नाम की साथ रखता है तो दिल्ली में जाइए और अभ्रक राजधानी को लीगल बनाइए, क्योंकि अभ्रक चुनना इलीगल है। इलीगल है ना? जब अभ्रक चुनना इलीगल है तो भाई इसका मतलब है अभ्रक राजधानी आप कैसे बुला रहे हैं? अभ्रक राजधानी आप इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि यहाँ अभ्रक पाया जाता है तो लीगली ना, इसलिए जाके बकायदा, चूंकि अभ्रक का कारोबार, चूंकि ये खनिज संपदा है और खनिज संपदा का कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र सेंट्रल में होता है, बकायदा मैडम को जाना चाहिए और वहां इस बात को रखना चाहिए कि अभ्रक चुनना, जिसको हम लोग ढीबरा बोलते हैं, ढीबरा चुनना कानूनी किया जाए और जो लोग उस क्षेत्र के हैं उन्हें विशेष अधिकार मिले ताकि उनका भरण पोषण, उन्हें रोजी रोजगार मिल सके। अरे ये तो हमारा भला है, ये तो हमारी मनुष्यता है, ये तो हमारी मनुष्यता है कि हम ढिबरा चुनने की बात कर रहे हैं, हम ढिबरा चबाने की बात कर रहे हैं, ढिबरा के माध्यम से भोजन की बात कर रहे हैं। ये तो हमारी सरलता है। यदि हमारी सरलता में जरा सी भी समस्या और बाधा उत्पन्न होगी तो हम ढिबरा नहीं चुनेंगे, 24 में हम एमपी की कुर्सी को चुनेंगे। तैयार हैं? बदलाव कोडरमा से होगा ना? और हम लोग कोडरमा विशेषकर इसलिए भी चाहते हैं बदलाव कोडरमा से हो क्योंकि यदि धनबाद बोकारो में परिणाम आएगा तो लोग जाति शब्द का ठप्पा लगाएंगे। आप भी सुनते होंगे। एक बात बताइए, क्या आज रोजगारी बेरोजगारी की जो समस्या है क्या किसी जाति की है? आज जो नियोजन की समस्या है क्या जाति की है? क्या बीमार कोई जाति विशेष के लोग होते हैं? तो ये केवल दिग्भ्रम इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि हमारे सवाल का उत्तर राजधानी तो छोड़िए, दिल्ली में बैठे लोगों के पास भी नहीं, इसलिए भ्रम फैलाया जाता है। और आज कहां जाती भाई? आज तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य को संदेश दूंगा, ये कोडरमा है, यहाँ तो हमारे कुर्मी समुदाय के लोग रहते भी नहीं। आज कहाँ जाती है? आज तो हमारे साथ फरजान खान आए हैं, दीपक रवानी आए हैं, और इधर प्रेम नायक जी हैं, बेस्ट लोग हैं, स्वर्ण लोग हैं, हरिजन लोग हैं, संथाल लोग हैं। और हिरण का बात नहीं करेंगे, हिरण का तो मधेपुरा है। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से बकायदा हम ये बात को कहेंगे कि आज कहां जाती है? ढूंढिए, पूछिए, इनको पूरा नाम पूछिए, देखते हैं कितने महतो सरनेम के लोग होंगे। और महतो भी होंगे, इसका मतलब क्या है? हिरण लोग भी महतो लिखता है, बेसी लोग भी महतो लिखता है, प्रजापति लोग भी महतो लिखता है। पूछिए कितने लोग कुर्मी। इसलिए सरनेम पे मत जाइए। झारखंड में 14 समुदाय के लोग सरनेम महतो लगाते हैं। तो मेरे साथियों, आज इस आंदोलन को जातिवाद इसलिए तब्दील किया जाता है ताकि इसे कमजोर किया जा सके। क्योंकि 23 सालों में पहला आंदोलन है जिसमें लोग इस प्रकार जागरूक हो गए। निर्मल गांधी जो कहा था, एक बार रिपीट करते हुए उदाहरण लेंगे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो निर्मल दा ने कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। निर्मल दा तो निर्मल दा थे भाई, इस बात में जरूर कुछ गहराई होगी। ऐसे तो उन्होंने नहीं कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। वे तो हमारे बीच नहीं है, उनका शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मरते मरते कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। इसका मतलब है चाहे 60 40 हो, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे ढिबरा हो, चाहे केटीपीएस हो, जो जो सवाल करता है हर एक शख्स निर्मल है। यही तो कहा था ना कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। ले भैया उठ गया है, इस बार एक नहीं 1000 निर्मल उठा है। आए कौन इस सवाल को उत्तर देगा? निर्मल दा ने यही कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। यहाँ मुख्यमंत्री के पास जवाब ही नहीं है। हम लोग बोले राजा साहब 3 को केस कर दिया,
अरे राजा साहब बोलने से कोई केस करता है? हाँ बताइए, बकायदा कभी उनको हम लोग कभी गलत शब्द नहीं बोले। नाम भी लिए तो हेमंत भैया, हेमंत दादा, अब तो राजा साहब बोलते हैं। फिर भी डुमरी में केस कर दिया, 3 को जुलुम किया था ना। राजा साहब के बगल में प्रजा लोग सभा कर दिया, जबकि दोनों में थाना अलग था। राजा साहब का कार्यक्रम था डुमरी थाना में और प्रजा लोग का कार्यक्रम था मधुबन थाना में। फिर भी राजा साहब को तकलीफ हो गया। सही बात है, हम लोग केस मुकदमे से नहीं डरते हैं। और बकायदा जब नौजवान का जिक्र आता है ना, तो नौजवान का संबंध लाल रंग से होता है। ये लाल क्रांति है, नौजवान का संबंध लाल रंग से होता है। लाल रंग को भी आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। यदि क्रांति के मतवाले हैं, यदि क्रांति के मतवाले हैं, यदि इनकलाब वाले हैं, तो लहू का रंग लाल हो। यदि क्रांति के मतवाले हैं, इनकलाब वाले हैं, तो उनके बदन में जो लहू है उसका रंग लाल होगा। और इनकलाब के आशिक भी हैं, उनके मासूका की चूड़ी का रंग लाल होगा। नौजवान का मतलब ये होता है लाल, आंख लाल, कपार लाल, गुस्सा लाल, सब लाल। यदि क्रांति करने वाला है तो उसको लहू लाल दिखता है, और प्रेम करना वाला है तो सजनी की चूड़ी का रंग लाल दिखता है। खैर यहाँ तो सब क्रांति वाले हैं, क्या सब क्रांति नहीं करेंगे तो नीति नहीं बनेगा, और नीति नहीं बनेगा तो नियुक्ति नहीं आएगा, और नियुक्ति नहीं आएगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा, तो सजनी कहाँ, चूड़ी का रंग कहाँ? 60-40 ना चल तो 60-40 ना चल तो, यदि 60-40 चल तो 20 बहुरिया नहीं मिल तो क्या दे तो भाई, क्या है तो अपन बेटिया गया नौकरिया रखो, कहा तो नहीं ना। तो आज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई झारखंड को बचाने की है। दिल्ली की बात करें या राजधानी की बात करें, आप देखिए समझाते हैं। अभी हाल फिलहाल 3600 मास्टर का बहाली निकला, आप लोग बकायदा सुने होंगे, सुने नहीं, यहाँ हमको लगता है 50% ऐसे नौजवान हैं जिनको कंठा भी है कि हम शिक्षक बने और सेवा करें। यहाँ बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, या फिर दूर दराज में बैठी कोई बहनी होगी जिसके मन में ये लालसा है कि हम भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठे, हम भी शिक्षक बने। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, 3600 में 1200 बाहर के लोगों को बेचा। तो बताइए मेरे अभिभावक के भी है सर, बार बार कहते हैं नया लड़का लोगे, चेंगा लोगे, चेंगा लोगे। क्या अभिभावक लोग का कर्तव्य नहीं है? आखिर अभिभावक लोग अपने बच्चों का परवरिश क्यों करते हैं? इसीलिए परवरिश करते हैं, उन्हें इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, एक छोटी सी तालीम लेगा और एक छोटा सा व्यापार, काम, नौकरी करेगा और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाएगा। इसीलिए लेकिन आज अगर हम 3600 को 24 जिला में डिवाइड करते हैं, तो 24 को अगर 3600 से डिवाइड करते हैं तो एक जिला के हिस्से में 150 नौकरी आती है। कोडरमा में शायद 6 ब्लॉक है ना, 6 ब्लॉक है कोडरमा में, डोमचांद, जयनगर, कोडरमा, 3 हमको याद था, 3 बात कर दीजिए। है वो सतगावा, मरकच्चो, हाँ मरकच्चो गाड़ी, धनबाद वाला गाड़ी आता है। अरे वो इधर मिला था रास्ता में चंदवारा। तो 6 ब्लॉक को यदि 150 से फिर भाग देते हैं, हिसाब तो सब निकाल लेगा रे। 150 यानी 25 ओवर, एक ओवर में 6 बॉल, 25 ओवर, आधा यानी एक ब्लॉक के हिस्से में 25 को नौकरी आता है। ये कोडरमा ब्लॉक है, यहाँ कोडरमा ब्लॉक के साथी आए हैं, बताइए क्या 25 को सरकारी नौकरी आपके ब्लॉक के हिस्से में आया है? पढ़ने वाले नौजवान, मैं अभिभावकों से ये सवाल करूंगा, हमें सवाल पूरा है तोरानी से कि 25 को सरकारी नौकरी, मास्टर के नौकरी, जगह अभी पेमेंट 60,000, 2 साल बाद 1 लाख बताए कि 25 को कोडरमा प्रखंड के हिस्से में आया? नहीं आया भैया।
25 को नौकरी मिलना था कोडरमा को, 25 को मिलना था। एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोडरमा का 110-20 भी हो सकता है, जिला वाइज भी बहाली होता है। हम उदाहरण दे रहे हैं, यानी 25 को नौकरी कोडरमा के ब्लॉक के हिस्से में आना था। यदि 25 को नहीं आया है, इसका मतलब आपके हिस्से को राजा साहब ने बेचा, और यदि राजा साहब ने बेचा है तो अब जनता को रोटी चबाने का नहीं, दाल रोटी 5 टका में खाने का नहीं, अब 2024 में कोडरमा की लोकसभा और विधानसभा चबाने का टाइम है। क्या आप तैयार हैं? और नहीं तैयार है तो फिर वही हमार पानी हमार पसीना, बिजली दिले तो शेख हसीना। तेज बहुत तेज मैं तो नया चलता कि हमार माटी हमार ढिबरा, और दुकान चले तो गुजरात के ढेबरा। अजय जी चलाए डालो। अजय जी किधर है? संसद में बकायदा इस बात को रखा नहीं जाता। आज झारखंड राज्य की अगर बात करें